फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की एथिक्स की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने यूनिट 5 को कंप्लीट कर लिया था। अब आज के वीडियो से हम लोग यूनिट 6 को स्टार्ट कर रहे हैं और देखिए यूनिट 6 का नाम है प्रोबिटी इन गवर्नेंस। जब हमारी ये प्रोबिटी इन गवर्नेंस की यूनिट 6 कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद हमें 2 यूनिट और कंप्लीट करना है, यूनिट 7 और यूनिट 8। इसके बाद आपका जो एथिक्स का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा और यूपीएससी का कम से कम एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जिसके ऊपर आपकी पूरी कमांड होगी। देखिए, आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि जो सुकरात है, प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, इसी तरह से भारत में जो कौटिल्य हुए हैं, इन सभी ने किस तरह की गवर्नेंस का सजेशन दिया, यानी कि शासन को, प्रशासन को किस तरह से चलाया जाना चाहिए। इसको लेकर के इन विचारकों के विचारों को हम लोग समझेंगे। इसके बाद हम लोग ये भी समझेंगे कि जो सिविल सर्वेंट होते हैं, यानी कि जो हमारे प्रशासक होते हैं, उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, और इसके साथ ही हमारे देश में जो मिनिस्टर हैं, यानी कि जो मंत्री होते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के मंत्री हो या राज्य सरकार का कोई भी मंत्री हो, तो इन सभी के लिए कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, इसको भी हम लोग समझेंगे। तो अपने पहले टॉपिक से हम लोग आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है फिलोसफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस एंड प्रोबिटी, यानी कि जो हमारी गवर्नेंस है और जो प्रोबिटी है, इनके पीछे का दार्शनिक आधार क्या होता है, फिलोसफिकल बेसिस क्या होता है। तो देखिए, सुकरात के विचारों को समझते हैं। सुकरात कहते हैं कि जो कानून है उनसे जस्टिस को प्रमोट किया जाना चाहिए, यानी कि सरल शब्दों में कानून ऐसे होना चाहिए कि सभी के साथ न्याय हो सके, समाज के जितने भी वर्ग हैं सभी को न्याय मिल सके। अनकंडीशनल अबाइडिंग टू लॉ बाय ऑल द सिटीजन्स, यानी कि जितने भी नागरिक हैं, जितने भी सिटीजन हैं, सभी के द्वारा कानून का पालन किया जाना चाहिए। यानी कि सुकरात कह रहे हैं कि जो गवर्नेंस की व्यवस्था है वो ऐसी होना चाहिए कि एक तो जो गवर्नेंस है इसके माध्यम से जो कानून बनाए जाएं, उन कानूनों से सभी को न्याय सुलभ हो, और इसके साथ ही नागरिक कैसे हो, इस तरह के नागरिक हो जो कानून का पालन करते हैं। There could be criticism to law only when the law is deviant to the idea of justice, यानी कि आप कानून की आलोचना कब करेंगे, केवल तब आप कानून की आलोचना करेंगे, उस कंडीशन में आप कानून की आलोचना करेंगे जबकि ये जो कानून है इससे न्याय का सिद्धांत पुष्ट नहीं होता है। यानी कि कोई ऐसा मान लीजिए कानून है जिससे कि जो न्याय का सिद्धांत है ये पूर्ण नहीं होता है, तो इस आप कानून की आलोचना कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अंग्रेजों का बनाया हुआ रोलेट एक्ट, तो इसकी अगर नागरिक आलोचना कर रहे हैं तो वो गलत नहीं है, क्योंकि इस एक्ट में, इस कानून में जो न्याय का सिद्धांत है इसकी अनदेखी होती थी। अब देखिए, हम लोग देखते हैं कि विश्व में बहुत ही अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं चलती हैं गवर्नेंस की, जैसे कि कहीं पे लोकतंत्र है, कहीं पे तानाशाही है। तो इसी तरह से सुकरात ने बताया था 3 तरह की गवर्नेंस के बारे में कि कैसी कैसी गवर्नेंस हो सकती हैं। तो पहली इन्होंने बताई थी टिरनी हो सकती है, यानी कि ये जो टिरन टाइप की गवर्नेंस है, या कह लीजिए जिसे हम लोग टिरन कहते हैं, इसकी विशेषता क्या है कि इसमें कोई एक व्यक्ति शासन करता है, यानी कि जो पूरा कह लीजिए शासन की जिम्मेदारी है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में होती है, किसी ग्रुप के हाथ में नहीं होती है। और ये जो व्यक्ति होता है ये जनता की मर्जी से शासन नहीं कर रहा होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि जनता ने इसको अधिकार दिया है इसलिए ये शासन कर रहा है, ये अपनी मर्जी से शासन कर रहा होता है, या कह लीजिए अपनी जो शक्ति है उसकी दम पर शासन कर रहा होता है। इसके बाद आती है प्लूटोक्रेसी। देखिए, ये प्लूटोक्रेसी क्या है, जब ऐसे लोग शासन करने लगते हैं जिनके पास प्रॉपर्टी है, यानी कि समाज के संसाधनों पर जिन लोगों का अधिकार है, जब वो लोग शासक बन जाते हैं तो इसको कहते हैं प्लूटोक्रेसी। और इसमें भी जो लोग हैं, ज्यादातर लोगों की कंसेंट नहीं होती है। इसके बाद आती है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में जाहिर सी बात है जितने भी लोग हैं सभी शासक होते हैं, जैसा भारत में है, और इसमें जब आम लोगों ने ही सरकार को चुना है तो जाहिर सी बात है आम लोगों की जो अनुमति है, सहमति है, वो इसमें सम्मिलित होती है। यानी कि डेमोक्रेसी में जो शासक है वो आम लोगों की, जनता की सहमति से शासन करता है। अब इसमें देखिए, जो सुकरात हैं वो किस तरह की व्यवस्था को प्रमोट करते हैं।
तो सुकरात के हिसाब से कोई एक व्यक्ति शासन करे तो अच्छा है, लेकिन ये व्यक्ति जो है ये समझदार होना चाहिए, यानी वाइज होना चाहिए। देखिए, जिसको सुकरात ने कहा था कि रूल बाय वाइज होना चाहिए, यानी कि किसी समझदार व्यक्ति के द्वारा शासन किया जाना चाहिए, इसी को प्लेटो ने अपनी शब्दावली में फिलोसफर किंग कहा। तो समझते हैं कि ये फिलोसफर किंग की क्या अवधारणा है। तो देखिए, प्लेटो जिस तरह की व्यवस्था का समर्थन करते हैं उसको कहते हैं एरिस्टोक्रेसी, यानी कि प्लेटो के हिसाब से जो गवर्नेंस का टाइप होना चाहिए वो सबसे अच्छा है एरिस्टोक्रेसी। तो देखिए, एरिस्टोक्रेसी में जो किंग है वो होता है फिलोसफर किंग। तो ये फिलोसफर किंग कैसा है? विजडम लवर है, यानी कि ये बहुत ज्यादा समझदार है और इसके अंदर समझदारी के साथ साथ प्रेम भी है, यानी कि जो जनता है जिसके ऊपर ये शासन कर रहा है उनके प्रति इसके मन में प्रेम है और इसके साथ ही ये बहुत ज्यादा समझदार है। तो प्लेटो के हिसाब से अगर ऐसा व्यक्ति शासन करे, ऐसा इंडिविजुअल शासन करे, तो ये सबसे अच्छी तरह का शासन होगा। तो ये जो अरिस्टोक्रेसी की व्यवस्था है इसमें 3 वर्ग या 3 क्लासेस का निर्माण किया जाता है। पहला सबसे ऊपर होती है गोल्ड क्लास, जिसमें आपके किंग आ जाते हैं और किंग की सहायता करने वाले बाकी लोग आ जाते हैं। तो देखिए, ये जो गोल्ड क्लास है इसके ऊपर एक शर्त लागू होती है कि ये अपने पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं रखेगा। इसका देखिए कारण है, मान लीजिए अगर राजा अपने पास प्रॉपर्टी रख सकता है तो हो सकता है राजा उसकी जो फ्यूचर जनरेशन है या अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए लगातार प्रॉपर्टी को एक्वायर करने लगे। तो ऐसे में फिर वो जनता का हित छोड़ देगा और निजी हित के ऊपर ज्यादा ध्यान देने लगेगा। तो इसलिए प्लेटो ने कहा कि जो गोल्ड क्लास है वो अपने पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं रखेगी। इसके बाद आता है सिल्वर क्लास, जिसमें आपके सोल्जर आ जाते हैं, वॉरियर आ जाते हैं। ये लोग जाहिर सी बात है इनको सैलरी वगैरह दी जाएगी। और इसके बाद जो लोग बचते हैं, यानी कि किसान से लेके मजदूर से लेके जो कुछ भी वर्ग बचता है, महिलाएं, बच्चे, ये सब आपके ब्रॉन्ज क्लास का हिस्सा हो जाते हैं। प्लेटो ने कहा कि जितनी भी जनता है, जितने भी लोग हैं, सभी को पढ़ाना राज्य का कर्तव्य है, यानी कि सभी को एजुकेट करना राज्य का कर्तव्य है। तो एरिस्टोक्रेसी के बाद फिर देखिए एक और व्यवस्था हो सकती है जिसके बारे में प्लेटो ने बताया। हालांकि प्लेटो के हिसाब से सबसे सही व्यवस्था ये है, लेकिन फिर भी एरिस्टोक्रेसी के बाद डेमोक्रेसी आती है। इसमें क्या होता है, जो ब्रॉन्ज क्लास है, यानी कि ये जो थर्ड वाला क्लास है, ब्रॉन्ज क्लास, ये रूल करता है। और इसमें क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जन्म लेता है, क्योंकि जो ब्रॉन्ज क्लास के लोग हैं उनके पास प्रॉपर्टी का अधिकार होता है, वो अपने पास प्रॉपर्टी रखते हैं। तो इसकी वजह से हित संघर्ष होने लगता है, यानी कि ये लोग चाहते हैं इनकी प्रॉपर्टी बढ़े और ऐसे में जो आम जनता का हित है वो पीछे छूट जाता है। इसके बाद देखिए फिर एक और तरह की व्यवस्था आती है जो है ओलिगार्ची। यहाँ पे देखिए क्या होता है, जो समाज के संपन्न लोग हैं, जो व्यापारी वगैरह हैं, उनके द्वारा शासन किया जाता है, यानी कि रूल बाय द रिच। तो ऐसे में देखिए क्या होता है कि क्रांति की संभावना रहती है। इस चीज को देखिए समझते हैं। मान लीजिए कि एक व्यापारी व्यक्ति शासन का काम कर रहा है, कानून और नीतियों को बना रहा है। तो ये कैसे कानून, कैसी नीतियां बनाएगा जिससे कि इसको अधिकतम लाभ हो, यानी कि किसानों को कब फसल का कम दाम मिलेगा, मजदूरों को मजदूरी भी कम मिलेगी, क्योंकि तभी इस व्यापारी को लाभ होगा। तो जब ये व्यापारी वर्ग शासन करेगा तो ऐसे में एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, ये लोग इनका विरोध करना या क्रांति करना शुरू कर देंगे। तो ये जो ओलिगार्ची है इसमें क्रांति की संभावना रहती है। देखिए यही कारण है कि जो भारत की राजनीति में, भारत के शासन प्रशासन में व्यापारियों का हस्तक्षेप है, उसके खिलाफ लगातार आवाज उठाई जाती है। क्योंकि अगर इन लोगों का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो ऐसे में क्या होगा कि जो नीतियां हैं वो व्यापारियों को ध्यान में रख के बनाई जाने लगेंगी और ऐसे में जो समाज का एक बड़ा वर्ग है उसकी अनदेखी होगी और लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में इसका जो प्रभाव है वो रिवॉल्यूशन, क्रांति, अशांति, इन चीजों के रूप में सामने आता है। इसके बाद देखिए आती है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के बारे में हम सभी जानते हैं कि जब सभी आम लोगों का शासन होता है, यानी कि जितने भी इंडिविजुअल हैं, जब सभी के बीच में पावर बटी होती है तो इसको कहते हैं डेमोक्रेसी। अब देखिए डेमोक्रेसी की एक समस्या जो बताई जाती है प्लेटो के द्वारा, वो ये है कि इसमें कानूनों को तोड़ा जा सकता है, क्योंकि जो कानून बनाए जा रहे हैं उसका स्रोत लोग हैं, आम जनता के द्वारा कानून बनाए जा रहे हैं। सरकार जो भी कानून बना रही है वो आम जनता की सहमति से बना रही है। तो ऐसे में कानूनों को तोड़ा जा सकता है। देखिए आमतौर पे जब आप देखेंगे तो आपको ये बात सही नहीं लगेगी, लेकिन देखिए आपने कई बार देखा होगा
कि जो बहुमत है, यानी कि जो जनता में बहुमत के लोग हैं, वो कानूनों को मानने से इनकार कर देते हैं। कई बार जब फिल्मों का विरोध हो रहा होता है तो लोग कानूनों को नहीं मानते हैं, कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। तो ये शक्ति लोगों में कहां से आ रही है? क्योंकि डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में जनता का शासन है और जो सरकार है वो जनता के प्रति उत्तरदायी भी है। प्लस अगर राजनीतिक रूप से देखें तो सरकार को जनता से ही वोट लेना है। तो कई बार जो जनता के गलत काम है उसका सरकार खुल के विरोध नहीं कर पाती है, क्योंकि सरकार को अगली बार फिर से जनता से ही वोट लेना है और ऐसे में आम लोग कई बार कानूनों को तोड़ देते हैं। तो ये एक डेमोक्रेसी की समस्या है। इसके बाद लास्ट रूप से आ जाती है टिरनी। तो ये जो टिरनी है इसमें ये बेसिकली सबसे खराब तरह की गवर्नमेंट है। इस तरह की गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको आप कह लीजिए जिसके अंदर सांसारिक इच्छाएं हैं, यानी कि अपने लिए बड़ा महल बनवा लिया, इस तरह की ऐसा व्यक्ति जिसमें इस तरह की इच्छाएं हैं, वो शासन करने लगता है। देखिए, जब ऐसा व्यक्ति शासन करेगा तो जाहिर सी बात है वो पब्लिक रिसोर्सेज को वेस्ट करेगा अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, और अंतिम रूप से जो आम लोग हैं उन्हें इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये जो टिरनी है ये सबसे बुरी तरह की गवर्नेंस होती है। अब देखिए, हम लोग अरस्तु के विचारों को थोड़ा सा शॉर्ट में समझेंगे। तो अरस्तु देखिए कुछ जो गवर्नेंस के टाइप हैं उनकी बात करते हैं। तो पहला हो गया कि जब केवल एक व्यक्ति शासन कर रहा है। अगर केवल एक व्यक्ति शासन कर रहा है लेकिन वो जो जनता की भलाई है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा है, यानी कि जो जनता की भलाई है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा है और जो निजी हित हैं उनको पोषित करने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो इस तरह की जो गवर्नेंस होगी इसको कहते हैं मोनार्ची। तो ये जो मोनार्क होते हैं बेसिकली ये बहुत अच्छे टाइप की गवर्नेंस हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कोई समझदार व्यक्ति शासन कर रहा है और वो जनता के जो हित हैं, जो जन कल्याण है उसके ऊपर पूरा ध्यान दे रहा है। लेकिन इसका एक खतरा भी है। अगर मान लीजिए ये जो जनता के हितों के बारे में सोचने वाला जो शासक है, इसका जो उत्तराधिकारी आता है, मान लीजिए वो इस तरह का व्यक्ति नहीं है, वो अपने निजी हितों को, निजी इच्छाओं को ज्यादा वरीयता देता है, तो ऐसे में क्या होगा कि ये जो आपकी मोनार्क है ये मोनार्क बदल जाएगा टिरनी में। और हम लोगों ने देखा है कि जो टिरनी है ये अच्छे तरह की गवर्नेंस नहीं है, क्योंकि टिरनी में बेसिकली क्या होता है कि जो निजी हित हैं उनको वरीयता दी जाती है। तो वैसे तो जो मोनार्क है वो एक अच्छे तरह की गवर्नेंस है, लेकिन इसमें एक खतरा होता है कि जो मोनार्क है वो अपना रूप परिवर्तित करके टिरनी में बदल सकती है अगर जो राजा है वो भ्रष्ट हो जाए। इसके बाद आता है रूल बाय सेवरल, यानी कि जब कई सारे लोग मिल करके शासन करते हैं तो इसको कहते हैं हम लोग। देखिए, इसमें सभी शासन नहीं कर रहे हैं, कई सारे लोग मिलकर के शासन कर रहे हैं, पर कई सारे लोग शासन से बाहर भी हैं। तो इसमें हम लोग दो तरह की व्यवस्थाएं देख सकते हैं। एक तो अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी कब होगी? जबकि कई सारे लोग शासन कर रहे हैं और ये लोग जन कल्याण पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, निजी हितों के ऊपर कम ध्यान दे रहे हैं या निजी हितों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो जब जन कल्याण को वरीयता दी जा रही है तो अरिस्टोक्रेसी है। लेकिन ओलिगार्ची कब है? ओलिगार्ची ये तब हो जाती है जब निजी हितों के ऊपर वरीयता दी जाती है, यानी कि ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है जो शासन कर रहा है, जब वो अपने निजी हितों को वरीयता देगा तो ये ओलिगार्ची में बदल जाएगी। फिर आता है रूल बाय ऑल, यानी कि जब डेमोक्रेसी टाइप की गवर्नेंस जिसमें सभी लोग मिल करके शासन करते हैं। तो इसके भी दो टाइप हो सकते हैं। एक तो पॉलिटी। पॉलिटी क्या है? जब आप कह लीजिए कि वही बात है जब पब्लिक गुड को प्राइवेट इंटरेस्ट के ऊपर वरीयता दी जाती है, जब जन कल्याण को वरीयता दी जाती है तो इसको हम लोग पॉलिटी कहते हैं। लेकिन जब प्राइवेट इंटरेस्ट को वरीयता दी जाने लगती है, जब निजी हितों को वरीयता दी जाने लगती है, तो इसको हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं अरस्तु की भाषा में। अब देखिए, अरस्तु क्या कहते हैं कि आपकी जो गवर्नेंस का टाइप है वो पॉलिटी होना चाहिए। पॉलिटी इसलिए होना चाहिए कि मान लीजिए यहाँ पर जो लोग रूल कर रहे हैं अगर वो भ्रष्ट भी हो गए तो ये डेमोक्रेसी पे ही पहुंचेंगे, यानी कि उतना ज्यादा समाज का नुकसान नहीं होगा। तो अगर आप पॉलिटी से गिरते हैं तो डेमोक्रेसी के ऊपर पहुंच जाएंगे। लेकिन ये जो बेस्ट व्यवस्था है, अगर आप इससे गिरते हैं तो आप जो सबसे खराब तरह की व्यवस्था हो सकती है वहां पे पहुंच जाएंगे, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसको आम भाषा में आप कह सकते हैं कि जो पागल टाइप का व्यक्ति है, जो केवल अपने हितों के बारे में सोच रहा है, अपने मन को पूरा कर रहा है। ऐसा व्यक्ति जब पूरे के पूरी जनता के लिए निर्णय लेगा
तो ऐसे में एक बड़ी समस्या आ जाएगी, जैसे कि एडोल्फ हिटलर का था, मुसोलिनी का था, तो यहाँ पे एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब देखिए बात करेंगे कौटिल्य की। तो कौटिल्य जो है इन्होंने बेसिकली सप्तांग थ्योरी दी थी, और कौटिल्य को एक बहुत ही महान विचारक माना जाता है जिन्होंने पॉलिटी के ऊपर, गवर्नेंस के ऊपर अपने विचार दिए थे। तो समझते हैं जो सप्तांग थ्योरी है। देखिए इसमें सप्तांग थ्योरी में जो सबसे ऊपर आ जाता है वो है स्वामी। स्वामी मतलब कि रूलर, यानी कि जो किंग है, जो राजा है। तो देखिए स्वामी यानी कि राजा को कैसा होना चाहिए, राजा का चरित्र इस तरह का होना चाहिए कि जो प्रजा है वो राजा के प्रति लॉयल रहे, यानी कि वफादार रहे। ऐसा ना हो कि प्रजा जो है राजा को हटाने के बारे में सोच रही है। इसके साथ ही राजा को हर समय क्या सोचना चाहिए कि जन कल्याण कैसे किया जा सके, यानी कि जो प्रजा है उसकी भलाई, कल्याण कैसे किया जा सके। इसके साथ ही राजा जो है उसको एजुकेटेड होना चाहिए, ब्रेव होना चाहिए, और उसके अंदर बहुत सारे गुण होना चाहिए, यानी कि लर्नड हो, ब्रेव हो और वर्चुअस हो। इसके साथ ही जो राजा है उसको अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का ज्ञान हो, पॉलिटिक्स का ज्ञान हो, उसको फिलॉसफीज भी आती हो, यानी कि दर्शन शास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए, और वेदों का भी ज्ञान होना चाहिए। देखिए आमतौर पे कहा जाता है कि दर्शन शास्त्र वगैरह प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो राजा है उसको दर्शन शास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए, और इसके साथ ही जो हमारे वेद हैं उसका भी ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद आ जाता है अमात्य। तो अमात्य बेसिकली आपका मिनिस्टर होता है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या फिर ऐसे मंत्री जो राजा को सलाह देते हैं। तो ये बेसिकली क्या करेंगे, एग्जीक्यूटिव का काम करेंगे। जैसे आज हमारे यहाँ की एग्जीक्यूटिव है, उसी तरह से जो अमात्य हैं वो एग्जीक्यूटिव का काम करते हैं। फिर आ जाता है जनपद। तो जनपद बेसिकली क्या है, इसमें जो राज्य की सीमाएं हैं, या कह लीजिए राज्य की जो पूरी टेरिटरी है, राज्य का जो पूरा हिस्सा है वो आ जाता है, और इसके साथ ही जनता आ जाती है। तो जनपद में दो चीजें हो गई, एक तो जो भौगोलिक हिस्सा है वो, इसके साथ ही जो लोग हैं, जो जनता है, इन दोनों से मिलकर के जनपद बनता है। तो जो हमारी जनता है वो कैसी होना चाहिए, एक तो वफादार हो राजा के प्रति, राज्य के प्रति, इसके साथ ही हार्ड वर्किंग हो, यानी मेहनती हो, डिसिप्लिन्ड हो, यानी कि अनुशासित हो। ऐसा नहीं है कि जब रोड पे हैं तो हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, इस तरह की जनता नहीं होना चाहिए, अनुशासित जनता होना चाहिए। और इसके साथ ही रेडी टू पे टैक्सेस होना चाहिए, यानी कि जब जो भी आपके ऊपर कर लगाए गए हैं उसको जनता को भरना चाहिए, सही समय पे जो कर है उनका भुगतान करने वाली जनता होना चाहिए। इसके साथ ही फिर अगली व्यवस्था आती है दुर्ग, यानी कि फोर्ट की। तो इसमें बेसिकली यही बातें कही गई हैं कि किला किस तरह का हो, कैसे इसे मजबूत बनाया जाए। इसके बाद आ जाता है कोष, यानी कि जो हमारी ट्रेजरी होती है। तो कोष क्या होता है, हम सभी जानते हैं, कोष होता है जिससे राज्य की सारी व्यवस्थाएं चलती हैं, जो वेतन दिए जाते हैं, जो अलग अलग कामों पे, रोड बनाने से लेके हर काम पे जो खर्चा किया जाता है, वो सब जो राजकोष है वहीं से पैसा आता है। तो यानी कि जो राजकोष है वो, अगर हम लोग मान लें कि राज्य एक गाड़ी की तरह है, तो इस गाड़ी के जो पहिए हैं वो बेसिकली कोष ही है। अगर किसी राज्य के पास पैसा नहीं है तो वो राज्य नष्ट हो जाएगा। फिर आ जाता है दंड। दंड का मतलब है मिलिट्री। तो यानी कि अगर एक जो राजा के पास मिलिट्री है, या राजा की जो सेना है वो बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेटेड है, राजा की सेवा, राज्य की सेवा करने के लिए लगातार तत्पर है, तो ये एक सबसे बड़ा एसेट, सबसे बड़ा कह लीजिए कि एक तरह का राजा के लिए संपत्ति हो सकती है। तो देखिए जो सोल्जर हैं इनको आप अच्छे तरीके से पेड करिए, यानी कि जो सोल्जर है उनकी सैलरी अच्छा होना चाहिए, और इसके साथ ही इनके जो परिवार हैं उनका भी ध्यान रखा जाना चाहिए, जिससे कि जो सोल्जर है वो राज्य के प्रति हमेशा वफादार रहे और राज्य को अपनी सेवाएं देने के लिए हमेशा तत्पर रहे। इसके साथ ही फिर अंतिम रूप से आ जाता है मित्र। तो मित्र क्या है, ये पड़ोसी देश के जो राजा होते हैं, यानी कि वर्तमान संदर्भों में कहें तो जैसे नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, तो जो पड़ोसी देश के राजा हैं उनके साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए, उनको एक तो अच्छे तरीके से आप ट्रीट करिए, यानी कि उनका आप सम्मान करिए, और जब इमरजेंसी हो तो इन देशों की मदद भी करिए। अगर वर्तमान समय में कहें तो भारत देखिए जो कोविड के टीके हैं वो पड़ोसी देशों को दे रहा है। इसके साथ ही कहीं पे भूकंप आता है, कोई भी आपदा आती है तो भारत मदद करता है। हर तरह से जो हम सहायता करते हैं वो बेसिकली जो चाणक्य की नीति है उसी के अनुरूप है। सप्तांग की नीति में चाणक्य कहते हैं
कि जो पड़ोसी देश के राज्य हैं उनके साथ अच्छा बर्ताव करिए और इन देशों की जब आकस्मिकता आए, इमरजेंसी आए तो सहायता भी करिए। देखिए, जब भी आप एथिक्स में कोई आंसर दे रहे हैं तो इन चीज़ों को कोट कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं विदेशी संबंध पे कोई आप आंसर दे रहे हैं एथिक्स में या पॉलिटी में ही दे रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि जो चाणक्य का सप्तांग सिद्धांत है वो भी इसी बात को कहता है। अब देखिए, एक दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है कोड ऑफ कंडक्ट। तो बेसिकली कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट होता है जब आप किसी भी सर्विस में होते हैं, चाहे आप मिनिस्टर हो, चाहे आप कोई जज हो या फिर आप कोई सिविल सेवक हो जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसपी, तो सभी जगहों पर आपके लिए कुछ नियम होते हैं। यानी आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, किस तरह का आपका व्यवहार होना चाहिए, इसको लेकर के कोड ऑफ कंडक्ट होता है। आपने देखा होगा कई बार पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया जाता है, कई सारे लोग सस्पेंड हो जाते हैं और इसके पीछे कारण यही होता है कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है इसका पालन नहीं किया गया। तो समझते हैं पहले तो कोड ऑफ कंडक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है और इसके बाद हम लोग समझेंगे कि कोड ऑफ कंडक्ट जो है अलग अलग लोगों पे, चाहे मिनिस्टर हो या फिर आपके आईएएस ऑफिसर हो, इन लोगों के ऊपर किस तरह से लागू होता है। देखिए, जो कोड ऑफ कंडक्ट है ये गाइडिंग लाइट की तरह काम करता है। गाइडिंग लाइट मतलब एक ऐसी लाइट आप कह लीजिए जो आपको सही रास्ता दिखाती है। कई बार आप दुविधा में फंस जाते हैं, किसी ने आपको मान लीजिए गिफ्ट ऑफर किया, आप दुविधा में है कि अगर इससे गिफ्ट नहीं लिया तो इस व्यक्ति को बुरा लगेगा और ले लिया तो जो साथ में मेरे काम करने वाले लोग हैं उनको लगेगा कि मैं रिश्वत ले रहा हूं, तो मैं इस गिफ्ट को लूं या ना लूं। आप एक दुविधा की स्थिति में हैं। कोड ऑफ कंडक्ट क्या करता है, आपको इस दुविधा से निकाल लेता है। कोड ऑफ कंडक्ट सीधे तौर पे कहता है कि आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से कोई गिफ्ट नहीं लेंगे जो सरकार के साथ किसी तरह से इंटरेक्शन करता रहता है, यानी कि जो सरकार के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति है उससे आप किसी भी तरह का गिफ्ट नहीं लेंगे। ऐसे में क्या हुआ, आप किसी भी दुविधा से बच गए, आपने कह दिया देखिए ये हमारे कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है तो हम आपसे गिफ्ट नहीं ले सकते हैं। फिर देखिए इसी तरह से आ जाती है कोड ऑफ कंडक्ट से यूनिफॉर्मिटी, यानी कि जब सभी को एक जैसा कंडक्ट करना है, जब सभी के लिए एक जैसे नियम बना दिए गए हैं, तो ऐसे में क्या होता है, सब लोग एक समान प्लेटफॉर्म पे होते हैं, कोई ऊपर नहीं है कोई नीचे नहीं है। जैसे कि कोर्ट में गए तो सभी वकील एक जैसी ड्रेस पहने हैं, यानी कि ना कोई वकील ऊपर है ना कोई वकील नीचे है, सभी व्यक्ति वकील हैं और सभी को एक जैसे नियम कानूनों का पालन करना है। इसके साथ ही प्राइवेसी मिल जाती है। जैसे कि डॉक्टर के लिए एक नियम है कि जो डॉक्टर अपने पेशेंट का मेडिकल रिकॉर्ड है उसको किसी के साथ साझा नहीं करेगा। इससे क्या हुआ कि जो पेशेंट है वो भी निश्चिंत रहता है कि जो मेरा मेडिकल रिकॉर्ड है वो डॉक्टर किसी और को नहीं देंगे, तो पेशेंट भी निश्चिंत हो जाता है और डॉक्टर की विश्वसनीयता भी बढ़ जाती है। तो एक प्राइवेसी का गुण भी मिल जाता है कोड ऑफ कंडक्ट से। इसके साथ ही देखिए जो इमरजेंसी है उसमें भी कोड ऑफ कंडक्ट आपकी बहुत सहायता करता है। यानी कि मान लीजिए कोई आकस्मिक सिचुएशन आ गई, अब इस आकस्मिक सिचुएशन को लेकर के पहले से ही कुछ कोड ऑफ कंडक्ट का निर्माण किया गया है। जैसे कि मान लीजिए जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं, आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो आमतौर पे हो सकता है डॉक्टर आपको मना कर दें किसी कारण से कि अभी हम आपका इलाज नहीं कर सकते हैं, कारण कोई भी हो सकता है। लेकिन जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है उसने एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है कि अगर इमरजेंसी की सिचुएशन है, किसी तरह की आकस्मिकता है, तो डॉक्टर इलाज करने से मना नहीं कर सकते हैं। इससे क्या हुआ, ये जो आकस्मिकता का सिद्धांत जोड़ दिया गया। ऐसे में जैसे अभी ये पैंडेमिक चल रही है, अभी जो महामारी चल रही है, ऐसे में डॉक्टर अपनी सेवा देने के लिए बाध्य हो गए और यानी कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है इससे हमें इमरजेंसी से लड़ने के लिए एक सहायता मिल गई। और अंतिम रूप से इससे जो कोड ऑफ कंडक्ट है इसकी वजह से समाज की भलाई होती है। देखिए हमारे देश में जो मिनिस्टर्स हैं यानी कि जो मंत्री हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा अधिकार होते हैं और ऐसे में किसी अधिकार का दुरुपयोग ना किया जाए, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ पहले ही क्लियर कर देता हूँ, जो प्राइम मिनिस्टर हैं इनको जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कह लीजिए, जो आपके यूनियन मिनिस्टर यानी कि जो केंद्रीय मंत्री होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के प्रति उत्तरदायी होंगे, और वैसे ही जो आपके चीफ मिनिस्टर होते हैं इनके प्रति आपके जो राज्यों के अलग अलग राज्यों के मंत्री होते हैं वो अपने अपने चीफ मिनिस्टर के प्रति उत्तरदायी होंगे। अब देखिए आगे की बात को समझते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति को मंत्री बनाया जा रहा है, तो मंत्री बनने से पहले
उनको ये जानकारी देना होती है कि इस समय उनके पास कौन कौन से एसेट हैं। एसेट का मतलब कहाँ कहाँ पर उनके पास कितनी संपत्तियां हैं या कहीं पे उन्होंने शेयर ले रखे हैं, किसी कंपनी के वो मालिक हैं, तो इन सारी चीज़ों को बताना होता है। इसी तरह से लायबिलिटी की भी घोषणा करना होती है, यानी अगर आपने किसी से लोन ले रखा है, किसी भी तरह के आपके जो दायित्व हैं उन सारी चीज़ों की भी आपको घोषणा करना होती है। इसके साथ ही अगर आप या आपके फैमिली किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं तो इस चीज़ को भी आपको बताना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, जो यूनियन मिनिस्टर बनाया जा रहा है वो इस चीज़ की घोषणा पीएम के सामने करेगा, यानी पीएम को इन बातों की जानकारी देगा। और अगर किसी को राज्य में मंत्री बनाया जा रहा है, स्टेट में मिनिस्टर बनाया जा रहा है, तो वो चीफ मिनिस्टर को ये सारी जानकारियां देगा। इससे देखिए होता क्या है, मान लीजिए कि आपका एक बिजनेस है और आपको उसी विभाग से संबंधित मंत्री बना दिया जाता है, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पॉलिसीज़ का निर्माण करें, किसी तरह से अपने बिजनेस को फ़ायदा पहुंचाएं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए इन सारी बातों को कि आपका कौन सा बिजनेस वगैरह है पहले ही पूछ लिया जाता है। इसके साथ ही देखिए फिर एक फाइनेंशियल ईयर में आपकी संपत्ति में कितनी वृद्धि हुई, इस चीज़ की भी जानकारी आपको देना पड़ती है। अगर आप केंद्रीय मंत्री हैं तो आप प्राइम मिनिस्टर को बताएंगे, और अगर आप राज्य के अंदर मंत्री हैं तो आप चीफ मिनिस्टर को बताएंगे कि एक वित्तीय वर्ष में आपकी संपत्ति में कितनी वृद्धि या कमी हुई। इसके साथ ही मान लीजिए सरकार जो है उसको भी कुछ वस्तुओं की, सेवाओं की जरूरत होती है, तो जो सरकार जिन वस्तुओं को, जिन सेवाओं को प्राप्त कर रही है वो ऐसी जगहों से नहीं ली जाएगी, ऐसे बिजनेसमैन से नहीं ली जाएगी जो आपके परिवार के सदस्य हैं। यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सरकार को मान लीजिए किसी वस्तु की जरूरत है तो आप इस वस्तु को अपने बेटे या अपनी पत्नी की कंपनी से नहीं खरीद सकते हैं। इसके साथ ही अगर मान लीजिए आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो किसी तरह का नया बिजनेस वगैरह स्टार्ट कर रहा है या किसी तरह के बिजनेस के मैनेजमेंट में जा रहा है, तो इसकी जानकारी आपको, अगर आप यूनियन मिनिस्टर हैं तो प्राइम मिनिस्टर को, और अगर आप स्टेट में हैं तो चीफ मिनिस्टर को देना होगी। अब देखिए यहाँ पे एक कोड ऑफ कंडक्ट है जिसको आपको रट्टा मार के रखना है, और जहां पर भी केस स्टडी आए वहां पर लिख के आना है। देखिए कई बार केस स्टडी में क्या पूछा जाता है कि एक मिनिस्टर है जो आपके ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि आप कुछ ऐसा गलत काम करिए जिससे मिनिस्टर को भी लाभ होगा और आपको भी लाभ होगा। तो ऐसे में आप तुरंत अपनी केस स्टडी में आंसर देते समय लिख सकते हैं कि देखिए जो मिनिस्टर का कोड ऑफ कंडक्ट है वो कहता है कि मिनिस्टर किसी भी सिविल सेवक के ऊपर अनावश्यक रूप से ये दबाव नहीं डालेंगे कि वो अपने कर्तव्य से हटकर कोई काम करे। ये एक कोड ऑफ कंडक्ट है, तो इस चीज को आप लिख करके आइए। तो यहाँ पे बताया गया है अपहोल्ड द पॉलिटिकल इम्पार्शियलिटी ऑफ द सिविल सर्विसेज, यानी कि जो सिविल सर्विसेज हैं, जो सिविल सेवाएं हैं, उनको पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए। यानी कि मान लीजिए आप एक सिविल सेवक हैं तो आपको राजनीति का हिस्सा बनाने की कोशिश नहीं की जाएगी किसी मिनिस्टर के द्वारा, आपको अनबाइस्ड तरीके से अपना काम करना दिया जाएगा। इसके साथ एंड नॉट आस्क द सिविल सर्वेंट टू एक्ट इन एनी वे विच वुड कॉन्फ्लिक्ट विद द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सिविल सर्वेंट, यानी कि कोई भी जो हमारे मिनिस्टर हैं वो किसी सिविल सर्वेंट को उसकी जो ड्यूटीज हैं उन्हें पूरा करने से या जिम्मेदारियों को पूरा करने से नहीं रोक सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जब मिनिस्टर के द्वारा कोई ऑर्डर दिया जा रहा है लिखित रूप में, हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग एक तरह से जो अनएथिकल वर्क हो सकता है उसकी बात कर रहे हैं कि कोई भी मिनिस्टर किसी ऐसा काम करने के लिए किसी सिविल सर्वेंट को बाधित नहीं करेगा जो उसकी ड्यूटी के विरोध में जाता हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी के विरोध में जाता हो। मान लीजिए कि एक रोड बनने वाली है और इस रोड के किनारे कुछ जमीन है, तो अब जाहिर सी बात है, मान लीजिए ये जो जमीन है इसके बारे में सिविल सेवक को पहले ही पता है कि ये जमीन जब बिकेगी तो काफी इसकी कीमत लोगों को मिलने वाली है। तो अब इस सिविल सेवक की जिम्मेदारी क्या बनती है कि इस बात को गुप्त रखे। तो मिनिस्टर जो है ये दबाव सिविल सेवक के ऊपर नहीं डाल सकते हैं कि ये जो जमीन है यहाँ पर, यानी कि रोड के किनारे की ये जो जमीन है इसको हम लोग 50-50% खरीद लेते हैं और दोनों को लाभ हो जाएगा। तो ये इस तरह के जो अनएथिकल काम है, जो भ्रष्टाचार से संबंधित काम है, उसको करने के लिए किसी सिविल सेवक के ऊपर दबाव नहीं डाला जाएगा। फिर देखिए कुछ और भी चीजें हैं जो कोड ऑफ कंडक्ट का हिस्सा है मिनिस्टर के लिए।
जैसे कि जो एक मिनिस्टर है वो किसी भी तरह का कोई कंट्रीब्यूशन खुद या फैमिली के माध्यम से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यानी ऐसा नहीं हो सकता है कि मिनिस्टर ने एक अपना एनजीओ खोल रखा है और उस एनजीओ में आपने चैरिटी के नाम पर कुछ पैसा दे दिया। ये इस तरह की कोई भी गतिविधि मिनिस्टर नहीं कर सकते हैं, ना खुद ना परिवार के माध्यम से। इसके साथ ही मान लीजिए जो मिनिस्टर के पति या पत्नी हैं वो किसी भी फॉरेन गवर्नमेंट के अंतर्गत, किसी भी विदेशी सरकार के अंतर्गत किसी भी पद को स्वीकार नहीं करेंगे बिना प्रधानमंत्री की स्वीकृति के। यानी जब तक प्रधानमंत्री अनुमति नहीं दे देते हैं तब तक आप किसी भी विदेशी सरकार के किसी पद को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अगर आप कह लीजिए जो मिनिस्टर है उसका पति या पत्नी किसी भी विदेशी सरकार के अंतर्गत किसी पद को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। उसका कारण है कि अगर आपकी मान लीजिए पत्नी या आपके जो पति हैं, आप एक मिनिस्टर हैं और आपकी जो पत्नी या आपके जो पति हैं वो किसी विदेशी सरकार के अधीन काम कर रहे हैं, तो हो सकता है उनके माध्यम से आपके ऊपर किसी तरह का दबाव डाला जाए और आप देश के रक्षा मंत्री हो सकते हैं, गृह मंत्री हो सकते हैं, किसी भी तरह के मंत्री हो सकते हैं। तो ये चीज देश के हित में नहीं होगी। इसके साथ ही देखिए फिर अवार्ड वगैरह को लेकर के भी कुछ नियम है। इसके साथ ही मान लीजिए एक मिनिस्टर कहीं बाहर जाते हैं टूर पे, तो ऐसे में वो कहाँ रुकेंगे? जो सरकार के द्वारा निर्धारित आवास है, जो सरकार के द्वारा दी गई सुविधाएं हैं, उसी का प्रयोग किया जाएगा। और देखिए ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है इसका पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इसको ऑब्जर्व कौन करेगा? यूनियन मिनिस्टर के केस में प्राइम मिनिस्टर इस चीज की देखरेख करते हैं और राज्य सरकारों के केस में चीफ मिनिस्टर इस चीज की देखरेख करते हैं। तो ये हो गया कि हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके लिए कौन कौन से कोड ऑफ कंडक्ट हैं। इससे डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ सकता है और इनडायरेक्टली भी आप बताकर आ सकते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि भारतीय प्रशासन में नैतिकता बनाए रखने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट की क्या भूमिका है, तो आप बता सकते हैं किस तरह से इम्पार्शियलिटी को प्रमोट किया जाता है, किस तरह से अनबायस्डनेस को प्रमोट किया जा सकता है, करप्शन को किस तरह से रोका जा सकता है कोड ऑफ कंडक्ट के माध्यम से। फिर देखिए अब हम लोग समझेंगे कि जो ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर्स होते हैं इनके लिए किस तरह के कोड ऑफ कंडक्ट हैं। तो इनका निर्माण किया गया है AIS रूल्स 1969 के अंतर्गत। अब देखिए जो एक ऑल इंडिया सर्विस का ऑफिसर है ये क्या क्या कर सकता है या इसको क्या क्या करना चाहिए। तो एक तो जो ये अपनी ड्यूटी कर रहा है उसके प्रति इसके अंदर इंटीग्रिटी और डिवोशन होना चाहिए हाईएस्ट स्टैंडर्ड का। यानी कि अपनी जो भी जिम्मेदारी एक ऑफिसर के पास है उसको निभाने के लिए इसके अंदर बहुत ज्यादा इंटीग्रिटी होना चाहिए और बहुत ज्यादा समर्पण होना चाहिए। इसके साथ ही देखिए अगर ये किसी पब्लिक शो में, किसी पब्लिक मीडिया में भाग ले रहा है, जैसे कि आजकल यूट्यूब हो गया, तो इसको ये तुरंत बता देना चाहिए कि देखिए यहाँ पे जो बातें मैं कह रहा हूँ वो मेरे व्यू हैं, ये मेरा पर्सनल व्यू है, ये सरकार का व्यू नहीं है। क्योंकि मान लीजिए एक सिविल सेवक हैं जो यूट्यूब पर आम लोगों से कुछ बातें कर रहे हैं और आम लोगों को लग रहा है कि ये सरकार का मत है, तो ऐसे में समस्या आ सकती है। तो उन्हें पहले ही बता देना चाहिए कि ये देखिए मेरे पर्सनल व्यू हैं। इसके साथ ही जो कोई गिफ्ट वगैरह है वो किसी ऐसे व्यक्ति से वो नहीं ले सकते हैं जो सरकार के साथ इंटरेक्ट करता रहता है। लेकिन हाँ अगर कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, वो अगर एक सिविल सेवक को गिफ्ट दे रहा है तो उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। इसके साथ ही देखिए जो AIS ऑफिसर है उसको क्या क्या नहीं करना है। अपनी जो ऑफिशियल पोजीशन है यानी कि जिस पद के ऊपर वो है उसका उपयोग करके अपने परिवार के किसी व्यक्ति को रोजगार वगैरह नहीं दिलाना है। ऐसा नहीं है कि आप जिस विभाग में हैं वहां पे आपने अपने परिवार के किसी व्यक्ति को नौकरी पे लगवा दिया। इसके साथ ही पॉलिटिक्स में तो बिल्कुल भी भाग नहीं लेना है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ आप जुड़ नहीं सकते हैं। आप सरकार के कार्यों को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप सरकार के अंग हैं, तो आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आप सरकार की ही आलोचना करने लग जाएं। आपको बेसिकली सरकार के कामों को सुविधापूर्ण बनाना है, यानी कि सरकार के जो नीतियां हैं उसको लागू करना है। इसके साथ ही आपके पास मान लीजिए किसी भी काम का कोई एविडेंस है, सरकार ने कुछ किया है उसका कोई एविडेंस है, कोई घटना हुई है उसका कोई एविडेंस है, तो ऐसा नहीं है आप विजल ब्लोअर की तरह जाएं और इन बातों को लोगों के सामने रख दें। ये आपका अधिकार नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। यानी कि जब तक सरकार की अनुमति नहीं है तब तक आप किसी भी एविडेंस को ना किसी कमेटी ना ही किसी व्यक्ति के सामने रख सकते हैं। इसके साथ ही देखिए जो सरकार का पैसा है
इस पैसे में से कोई भी हिस्सा आप किसी को भी तब तक नहीं देंगे जब तक आपको सरकार से अनुमति ना मिली हो। इसी तरह से आप किसी भी तरह के पैसे को एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। और फिर जो दहेज वगैरह है ना आप ले सकते हैं ना दे सकते हैं। और इसके साथ ही एक बड़ी चीज है, इसको समझिए कि आप स्टॉक मार्केट में कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? मान लीजिए आप एग्रीकल्चर का जो डिपार्टमेंट है, यहाँ पर एक ऑफिसर हैं आप, जो आपकी ऑल इंडिया सर्विस है, इसके अंतर्गत आप एग्रीकल्चर की जो मिनिस्ट्री है यहाँ पे ऑफिसर हैं। आपको पता है कि कुछ दिनों में कैसी नीतियां बनने वाली हैं, और आपको ये भी पता है कि इस सेक्टर के जो शेयर हैं उनमें भारी कह लीजिए कि काफी ऊपर ये जाएंगे और भारी लाभ होने की संभावना है। आप यहाँ पे खुद भी शेयर खरीद लेते हैं, परिवार को भी खरीदवा देते हैं, तो ये एक तरह का अनएथिकल वर्क हो गया, यानी कि आपने अपने पद का दुरुपयोग किया। इसलिए आप स्टॉक मार्केट में कोई भी गतिविधि नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक है कि जो एक जज होता है, एक जो न्यायाधीश होता है, उनके लिए कौन कौन से कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। तो देखिए, जज को क्या क्या करना चाहिए। एक तो पब्लिक इंटरेस्ट को वरीयता दी जाना चाहिए, यानी कि जो लोगों का कल्याण जिसमें है, जनहित जिन कामों में है, उसको वरीयता दी जाना चाहिए, ना कि निजी हित को। इसके साथ ही किसी भी पार्टी का कोई फेवर नहीं करना है, यानी कि सरकार के साथ जो भी डील करने वाली पार्टीज हैं, सरकार के साथ जुड़ी हुई जो भी पार्टीज हैं, किसी भी तरह से किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करना है। पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना है किसी भी तरह की। इसके साथ ही जो ऑफिस की डीलिंग्स होती हैं, यानी कि जो आप कह लीजिए ऑफिस के कामकाज होते हैं, उनको निपटाने के लिए जो ऑफिशियल प्रोविजन है, जो सरकारी कामकाज के नियम हैं, जो भी कोर्ट के कामकाज के नियम हैं, उन्हीं का प्रयोग करके ऑफिस की डीलिंग्स को किया जाना चाहिए। इसके साथ ही जो एसेट्स और लायबिलिटीज हैं, इनकी घोषणा भी समय समय पे की जाना चाहिए, यानी एक जज के पास कितना पैसा है इसकी भी घोषणा होना चाहिए। और एक जज को क्या क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, यानी कि किसी भी ऑफिस, किसी भी सोसाइटी, किसी भी क्लब में कोई जज जो है इलेक्शन नहीं लड़ेगा, क्योंकि फिर वो अपना जो पद है उस पर हो सकता है बायस्ड हो जाए, यानी कि कुछ कह लीजिए उसका जो क्लब है उसके पक्ष में वो काम करने लगे, क्योंकि वहां पे वो प्रेसिडेंट वगैरह है। इसके साथ ही जो आप कह लीजिए मेंबर्स ऑफ बार हैं, उनके साथ जो क्लोज एसोसिएशन है वो नहीं मेंटेन करना है। इसके साथ ही जो आपका ऑफिशियल रेसिडेंस है, यानी कि जो काम काज के लिए आपको आवास दिया गया है, इसका उपयोग आपको किसी फैमिली मेंबर के काम काज के लिए नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि जज के जो बेटे हैं या जो बेटी है वो यहाँ पर अपना कार्यालय चला रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। इसके साथ कोई भी ऐसा केस नहीं किसी भी ऐसे मुकदमे की सुनवाई कोई जज नहीं करेगा जिसमें उसके घर का कोई व्यक्ति इन्वॉल्व है या उसका कोई जानने वाला कोई करीबी व्यक्ति इन्वॉल्व है। ऐसे मामलों की सुनवाई नहीं करेगा। मीडिया को कोई इंटरव्यू नहीं देगा। इसके साथ ही कोई जो हॉस्पिटैलिटी है, यानी कि कहीं पे जाके रुकना, कोई गिफ्ट एक्सेप्ट करना, इन चीजों को भी करने से बचेगा। इसके साथ ही कोई फंड वगैरह को रेज नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि ये हमारा एनजीओ है और आप इसमें फंड दे दीजिए, ये सारी बातें जज नहीं कर सकता है। किसी भी तरह का कोई फंड वो स्वीकार नहीं करेगा। और वही बात जज के लिए भी आती है कि स्टॉक मार्केट में गतिविधियां नहीं करेगा।